यूट्यूब चैनल एस लीगल में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो कानून से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे क्वेरी पे आप क्लैरिफिकेशन लें। तो आइए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है कि देश के अंदर, भारत के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा भारत दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं और जो ब्रिटिश काल के जो हमारे देश में जो रूल थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसमें जो संशोधन किया गया है उसका नया प्रारूप जो तैयार करके और देश के अंदर उस नए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जो प्रयास किया गया है और जो बदलाव किए गए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इन तीनों को भारत सरकार के द्वारा संसदीय पैनल में भेजा जाएगा, मतलब प्रोसेस में है, जो कि कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था। अब ये संसदीय पैनल में जाएगा और इस पे जो इसकी स्क्रूटनी है वो होगी और उसके बाद ये कानून देश के अंदर लागू हो जाएगा और हम सारे देश के नागरिक इसी कानून के द्वारा चलाए जाएंगे, है ना। इसी कानून के अंदर हम लोग गवर्न होंगे। तो आइए, आज हम बिल के मुताबिक ये जो तीनों नए बिल आए हैं, इस बिल के मुताबिक क्या क्या बदलाव आएंगे। तो बिल के मुताबिक जो है, नए कानून के माध्यम से कुल 313 परिवर्तन किए गए हैं कानून के अंदर। सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली को पूर्ण बदलाव किया गया है, जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सजा है वहाँ पर फोरेंसिक टीम को सबूत जुटाने के लिए कहा जाएगा, है ना। इसको हम वैसे समझते हैं कि जो सीआरपीसी था उस सीआरपीसी को चेंज किया गया है, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। और जिन धाराओं में आरोपी को 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा होने वाली होती थी, उन सेक्शन के अंदर अगर कोई भी आरोप तय होता है या फिर केस रजिस्टर्ड, एफआईआर होता है, आरोप तय तो बाद में होगा, जब केस रजिस्टर्ड होगा तो उस समय उस केस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोरेंसिक टीम को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि साक्ष्य जुटाने में आसानी हो। और जो भी वाद है कोर्ट के अंदर, जब केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, तो उसकी निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। काफ़ी ज़्यादा जो पेंडेंसी जो केसेस हैं देश के अंदर, उन सबको जल्दी से जल्दी निपटान किया जाए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जो दूसरे जो चेंजेज हैं उसमें, ये राजद्रोह की जो सजा थी उसको बदल दी गई है। नए बिल में राजद्रोह शब्द का नाम जो है, जो राजद्रोह शब्द था उसको बिल्कुल हटा लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है ना। ये तो ब्रिटिश टाइम पे था, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे तो किंगडम हुआ करता था। तो अब नए बिल में राजद्रोह का नाम हटा लिया गया है, कुछ बदलाव के साथ। धारा 150 के तहत, सेक्शन 150 के तहत जो है प्रावधान बरकरार रखे गए हैं, है ना। जो प्रस्तावित धारा 150 है, जिसमें पहले राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा होती थी, उसको प्रस्तावित धारा जो है 150 में, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे कि धारा 150 में क्या क्या प्रस्तावित किया गया है सरकार के द्वारा। 2027 के पहले देश के सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज किया जाएगा और किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी और इसके लिए एक अलग से पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जो अभी होता है, होता तो नहीं है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो किसी भी आदमी के गिरफ्तार करने के बाद की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कभी कभी लैप्सेस पाए जाते हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों को कंप्यूटराइज ढंग से, डिजिटलाइज ढंग से गवर्नमेंट उसको मॉनिटरिंग करेगी और इस तरीके के व्यवस्था की जाएगी कानून के द्वारा कि कानून का पालन करना बहुत ही ईजी हो और हर किसी को कानून को पालन करने का जानकारी भी हो और कानून पालन करने का दबाव भी हो, ये भी है। अब हम बात करते हैं कि अगले बदलाव की बात करते हैं। जैसे 3 साल की सजा वाली जो भी धारा है उनका समरी ट्रायल होगा। इस मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर माननीय न्यायाधीश को इसमें अपना फैसला देना होगा। मतलब जो सजा जिस जिस धारा में सजा 3 साल है और उसके कोई आरोपी हैं तो उसमें चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर जजमेंट आनी है। ये ऐसा प्रावधान नए बिल में किया गया है। अब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है तो उसमें क्या है कि 120 दिन के अंदर केस चलाने की अनुमति देना जरूरी है ना। कोई संगठित अपराध
है ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात अगर कहीं भी आती है तो उसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है ना। मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है नए प्रावधान में, लेकिन पूरी तरीके से बरी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी आरोपी को ट्रायल के बाद मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उसमें मर्सी पिटीशन या जो भी रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन डाल करके वो अपनी सजा को कम करने के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलाव करवा सकता है, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसमें उसको बरी नहीं कर सकते हैं, जैसा पहले कभी कभी कुछ कुछ केसों में देखने को मिलता था। अब राजद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है ना। उसमें जो है दोषियों की संपत्ति जो भी होते हैं राजद्रोह वाले में, उसमें कुर्की करने का आदेश कोर्ट देगा। इसमें पहले क्या था कि पुलिस अधिकारी के भी आदेश पे कुर्की होती थी, है ना। और सबसे मुख्य बात यह है कि नए प्रस्तावित कानून में कोई भी केस को 3 साल के अंदर उसको न्याय तक पहुंचाना है, मतलब जजमेंट तक पहुंचाना है। अब जो है प्रस्तावित आईपीसी की जो धाराएं हैं नए, उसकी हम बात करते हैं। 3 धाराएं मुख्य रूप से आईपीसी में प्रस्तावित हुए हैं, है ना। धारा 145, 146 और 147। तो 145 जो धारा है उसमें क्या है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना, यह वर्तमान में धारा 121 के समान है। जो अभी जो आईपीसी है उसमें सेक्शन 121 में जो एक्सप्लेनेशन है उसको 155 में अलग से भी एक्सप्लेन किया गया है। 146 एक नया सेक्शन जो प्रस्तावित की गई है उसमें क्या है, युद्ध छेड़ने की साजिश, जो कि अभी करंट में जो सेक्शन 121 ए में जो आईपीसी में एक्सप्लेन किया गया है उसको नए तरीके से सेक्शन 146 में एक्सप्लेन किया गया है। और अब एक तीसरा जो धारा है 147, तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना, इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है जो अभी करंट आईपीसी में सेक्शन 122 में वर्णित है उसको अब सेक्शन 147 में अलग से एक्सप्लेन किया गया है। राजद्रोह का कानून खत्म हो जाएगा। इसकी जगह अब धारा 150, जो पहले मैंने आपको बताया है कि धारा 150 सेक्शन 150 में उस पर आरोप तय किए जाएंगे आरोपी के ऊपर। अब धारा 150 जो है वो क्या कहती है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले जो भी कृत्य होंगे वो सेक्शन 150 में आता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 150 में क्या कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति, संस्था, है ना, जानबूझकर बोले गए, लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा, वित्तीय संसाधनों के उपयोग के द्वारा, है ना, या अन्यथा अलगाव या सहस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि राजद्रोह शब्द को हटा करके प्रजातंत्र में जो देश राष्ट्र के प्रति अगर किसी भी तरीके के ऐसा एक्ट जिससे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा होता है तो उस केस को सेक्शन 150 के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा और उसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब धारा 150 में जो प्रावधान है उसमें जो बदलाव है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय संसाधनों का उपयोग जोड़ा गया है ना। सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास कहा गया है ना। उकसाने का प्रयास करना, है ना। तो किसी भी तरीके से कोई भी विध्वंसक विद्रोह की स्थिति पैदा करके, अलगाववादी गतिविधि पैदा करके देश की संप्रभुता, एकता को अगर कहीं से भी खतरा में डाला जाता है, भारत की अखंडता को अगर खतरे में डालने का प्रयास किया जाता है तो वो 150 मतलब सेक्शन 150 के थ्रू इसको गवर्न किया जाएगा। तो ये है सेक्शन 150। तो इसके बारे में और भी अभी संसदीय कमेटी के जब ड्राफ्ट संशोधन होके आएंगे तो फिर हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर इस तरह के अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार।